ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गुजरे हुए कल में चुनाव प्रचार का शोर थमा और आने वाले कल में जो है वो मतदान का आखिरी दौर होगा और 11 तारीख को नतीजों का इंतजार अब किया जा रहा है। तमाम दिग्गज हैं जिनकी साख उत्तर प्रदेश में इस बार दांव पर लगी। एक खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। नईम अब्बास बीएसपी से आते हैं, चंद्रमोहन साहब हैं जो बीजेपी से आते हैं और राजीव त्यागी कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरे मैनेजिंग एडिटर अनिल राय साहब भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल राय साहब, हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले राहुल गांधी की। उस पर आपने सुना राजीव त्यागी साहब ने क्या क्या बातें उस पर कही हैं। राहुल गांधी हाल के वक्त में पहले के मुकाबले में काफ़ी मैच्योर आए हैं, मैच्योर होते नजर आए हैं। तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट उन्हें इस तरीके से देख रहे हैं और जितनी मेहनत वो उन्होंने हाल के वक्त में की है, 27 साल यूपी बिहार से लेकर के ये 7 यूपी को पसंद है तक, आप उन्हें कहां आंक रहे हैं और इसके नतीजे उनकी शख्सियत को कितना बड़ा और कितना छोटा कर सकते हैं? हुसैन, राहुल के साथ साथ हम राहुल के आकलन करेंगे तो दो और शख्स हम लोग मिस कर रहे हैं जो उनके साथ मजबूरी है कि उनके बिना राहुल का जो व्यक्तित्व है इस चुनाव में, राहुल गांधी पूरे नहीं होते हैं। पहला नाम प्रशांत किशोर का है जिन्होंने इस पूरी विषाद को बैठाया। राहुल गांधी उस बोर्ड के कैप्टन भले ही दिखते हों लेकिन उसकी पतवार जो है प्रशांत किशोर के हाथ में। दूसरा प्रियंका गांधी भले ही प्रचार में नहीं आ रही हों, बहुत सक्रिय न हो, लेकिन आप पिछली खबरों को देखें तो जब अंतिम समय में अमेठी और रायबरेली पर मामला इतना अटक गया था कि लगता था गठबंधन टूट जाएगा, उस समय प्रियंका गांधी ने इंटरवीन किया था, अखिलेश से बात की थी, डिंपल से बात की थी। उसके बाद इस गठबंधन बन पाया। ऐसे में इन दोनों के व्यक्तित्व के बिना राहुल गांधी कुछ नहीं है। और राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी अभी भी एक बड़ी फैमिली का में पैदा होने का बड़ा बोझ उठाना पड़ता है। राहुल गांधी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब राहुल गांधी की तुलना होती है तो उनकी तुलना इंदिरा गांधी से होती है, उनकी तुलना राजीव गांधी से होती है। कहीं ना कहीं जितना मैं समझ पाता हूं राहुल गांधी को, जितना मैं देख पाता हूं, वो अपने स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ होती है। लेकिन जब उस व्यक्तित्व से उनकी तुलना होती है, इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व से, तो कहीं ना कहीं उसके सामने वो खड़े नहीं हो पाते हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के उन व्यक्तित्वों का जो बोझ है उन पर इतना भारी पड़ रहा है कि उनका अभी जो कहा जाता है खुलापन होना चाहिए, फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए, वो फैसले लेने की आज़ादी नहीं है उनको। कांग्रेस में एक से एक बुजुर्ग नेता हैं और अपने से सीनियर, अपने से दूसरी दोगुना उम्र के लोगों के साथ बैठ के फैसले लेना, अपने फैसले उन पर थोप देना, ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है। तो मैंने राहुल गांधी को इस मामले में अभी भी मैं नहीं मानता हूं कि पूरा फैसला उनका है और सारी चीज़ें अभी भी कांग्रेस की जैसी अपनी परंपरा रही है, जीतने पर वो पार्टी के अध्यक्ष को श्रेय देते हैं और हारने पर श्रेय वो अपनी पूरी पार्टी ले लेती है। और जीत हार जो भी हो, कांग्रेस इसी रास्ते पे जाएगी। लेकिन इस फैसले में भी, इस चुनाव में भी मैं उस राहुल गांधी का रूप नहीं देख पा रहा हूं जो मैं उम्मीद कर रहा था, क्योंकि इस देश को अगर हम देखें तो मजबूत विपक्ष की बहुत आवश्यकता है। अनिल जी, ये सवाल इसलिए भी अहम है कि बहुत जल्द उनकी ताजपोशी अध्यक्ष की कुर्सी पर होनी है। राजीव त्यागी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, एक जरा सा छोटा सा रिएक्शन इस पर भी ले लो। अनिल जी, इस पे जो है मैं एक बात और अपनी कहना चाहूंगा। इस देश में इस समय बहुत जरूरत है कि एक मजबूत विपक्ष हो। लोकतंत्र में यदि मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो जो भी शासक होगा वो तानाशाह हो जाएगा। और उसमें मजबूत विपक्ष बनाने के लिए राहुल गांधी, जो चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बाद, उनके अंदर जो बड़ा उनका ओहरा होना चाहिए, सारे दलों को एक साथ लेके चलने की, पार्लियामेंट में आगे फ्रंट फुट पे खेलने की, उसकी कमी न कहीं मैं लैक पाता हूं। जो मैं अपने पत्रकारिता में देखता हूं उसकी कमी मैं महसूस करता हूं उनके में। राजीव त्यागी साहब, आपके पास आऊं उससे पहले जरा चंद्रमोहन साहब का एक छोटा सा कमेंट इस पे बनता है। चंद्रमोहन साहब, विपक्ष ही सही, राहुल गांधी उसी सियासत से आते हैं जिस सियासत से आप हैं, आप उन्हें कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, अनिल जी ने चर्चा करते समय बताया और सब लोग जानते हैं, देश भी जानता है। और राहुल जी की जो पहचान है वो केवल एक है, वो पहचान है गांधी परिवार की है राहुल जी। इसके अलावा बाकी जो उनके व्यक्तित्व कृतित्व है वो कहीं ना कहीं उसमें दिशा भ्रम हो जाता है और दिशा उनकी बदल जाती है, क्योंकि उनके हिस्से में अभी तक भी कोई आंदोलन नहीं आया, उनके हिस्से में अभी तक कोई संघर्ष नहीं आया है। वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी यात्रा कोई ऐसी नहीं है कि वो बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की यात्रा की हो उन्होंने। वो जो कुछ भी है वो सांसद बनते हैं तो वहीं उसी अमेठी के सांसद बनते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी सांसद बने, कहीं पे भी कुछ हो, तो एक फ्रेम में है वो। और शीला जी ने जैसे उन्होंने 27 साल यात्रा का कार्यक्रम दिया और वो यात्रा के कार्यक्रम में जो बदलते जो कुछ भी होते वो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन शीला जी जो जिनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया, उन्होंने जो राहुल जी के बारे में टिप्पणी की, तो वो टिप्पणी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको मैं बता रहा हूं कि आज भी जिस तरीके से अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है,
और वो गठबंधन, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। गठबंधन ने चुनाव लड़ा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव जी की हुई और उन्होंने अपना समाजवादी पार्टी का और अपनी बात कही, लेकिन कहीं पे भी गठबंधन की और बाकी कोई गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। ठीक है, तो ये बताता है कि कितनी अवसरवादिता। ठीक है, और आप ये उससे कह रहे हैं बाहर कि नहीं निकल पाए राष्ट्रीय पार्टी और छोटे भाई के किरदार में गठबंधन का निर्णय हुआ, ये दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली और देखिए जब 11 तारीख को परिणाम आएगा तब बाकी चीजें स्पष्ट होंगी कि राहुल जी क्या नहीं। क्योंकि मैं इतना जरूर मानता हूं कि राहुल जी के पास में जो हासिल किया है राहुल जी ने, वो परिवार के नाते हासिल किया है। वो बाकी उनके परिश्रम से, उनकी कोई खता नहीं है, उनकी रणनीति से, उनकी योजकता से उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया है। ठीक है, ठीक है। राजीव त्यागी साहब, बतौर पीएम तो वो गलुआ हैं और नाजुक हैं, आप कैसे देख रहे हैं? और जो आप अपनी बात कहना चाहते हैं वो भी कह लीजिए। देखिए, चंद्रमोहन जी का सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहूंगा, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार में तो जन्म लेता है। नहीं, मैंने उस पे कह दिया उस परिवार के पॉजिटिव भी लेता है, नेगेटिव भी लेता है। जब जवानी में चला जाता है तो निश्चित रूप से चंद्रमोहन जी भी किसी परिवार में पैदा होंगे, मैं भी किसी परिवार में पैदा हुआ हूं, तो विरासत में जो चीजें मिलती हैं वो तो सबको मिलती हैं। और कौन कहां जन्म लेगा, किसके यहाँ जन्म लेगा, ये ईश्वर अधिकार है, अभी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अधिकार नहीं आया है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण, जो अनिल जी ने कही थी बात, वो बहुत बेहतर बात कही थी कि निश्चित रूप से जब आप बड़े परिवार में पैदा होते हैं तो आपको लोग बाग उसी अक्ष में देखना चाहते हैं जिस अक्ष में आपके पुरखे रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक आप कोई जीत हासिल नहीं कर लेते, बड़ी जीत हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपको कहना उसका कहीं ना कहीं प्रजातंत्र में या राजनीति में बहुत ज़्यादा आपको परेशान होना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा आपको जब हार होती हैं तो परेशान होना पड़ता है, नेतृत्व में सवाल भी उठते हैं। लेकिन मैं कांग्रेसी होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं और बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी या गांधी फैमिली कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूक्लियस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। वो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने इसलिए कहा कि हम ये मानते हैं कि वो हमारे बड़े हैं, हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, बहुत सारे नेताओं के आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हर उस मतभेद का निस्तारण करने का काम अगर कोई करता है तो गांधी फैमिली करती है। हर नेता का एक ही आइडियल होता है, गांधी फैमिली होती है कांग्रेस में जो होता है, और हमें फक्र है कि गांधी फैमिली हमें नेतृत्व देती है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे मित्र ने कहा कि आज गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी नहीं थे, तो मैं बता दूं अभी भी लाइव शायद राहुल गांधी चल रहे होंगे। रामलीला मैदान दिल्ली से जो एक बड़ा सम्मेलन हमने किया है केंद्र सरकार के विरुद्ध और दिल्ली की सरकार के विरुद्ध, उसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी अभी लाइव भाषण कर रहे होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स की अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। आज गठबंधन में है तो हमने मित्रतापूर्वक गठबंधन किया, दोनों दलों ने मित्रतापूर्वक पूरा चुनाव लड़ा। अखिलेश जी वहां काम कर रहे हैं लखनऊ में, दिल्ली में, यहां राहुल जी काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई ये पैनिक क्रिएट करने वाली बात नहीं है। 11 तारीख को क्लियर हो जाएगा कौन जीता, बिल्कुल क्लियर होगा। नईम अब्बास साहब, मायावती जी कह चुकी हैं रोहनिया में कि बीजेपी और समाजवादी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो तो दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए लड़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी की शख्सियत को आप कैसे आंकते हैं? और क्या आपको लग रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने एक क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन किया है और अपने कद को घटाया है या अपने आप को जिंदा करने की कोशिश की? कैसे आप आंक रहे हैं राहुल को? चलिए, अभी उनसे हमारा संपर्क थोड़े वक्त के लिए टूट गया है, दोबारा जब नईम हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनके पास जाएंगे। अब एक और नाम है, वो है मायावती का। 5 साल गुजर चुके हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत जिस तरीके से कहती रहे, परंपरा अगर कहें हम, एक तरीका होता है, सियासत का मूड होता है, 5-5 साल का टर्म होता है, सपा बसपा में ऐसा होता रहा है काफी वक्त तक। उस लिहाज से आप देखें तो ये कह सकते हैं कि मायावती का टर्म होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मायावती के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अनिल राय साहब, कितना बड़ा चैलेंज मायावती के लिए, खुद के लिए, क्योंकि 5 सालों से सत्ता से बाहर हैं, अपने काडर को जोड़े रखना, उसे जिंदा बनाए रखना, और जितनी ताकत उन्होंने इस दफा अपनी लगाई है वो ताकत किस हद तक आप एग्जीक्यूट होते हुए देख रहे हैं? 100 मुसलमानों को टिकट देना, अंसारी ब्रदर्स को अपने साथ जोड़ना, ये तमाम सारी चीजें कितना उनको फेवर कर रही हैं और कितना मुश्किल कितना आसान आपको लगता है उनके लिए? मायावती के लिए हुसैन करो या मरो की स्थिति है। किसी भी रीजनल पार्टी के लिए 5 साल सत्ता से बाहर रहना बड़ा दबाव का काम होता है, और उनके कार्यकर्ता, उनका कैडर इसीलिए
उनके साथ जुड़ा रहता है कि हम सत्ता में आएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों के साथ तो एक फायदा यह है कि वो यहाँ नहीं सत्ता में है, वहाँ अगर वो किसी प्रदेश में उनकी सरकार है, दिल्ली में सरकार है, इसके लिए थोड़ा और जाना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल चलते हैं चंदे पे चलते हैं। चंदा तभी मिलता है जब हम उनके आंकड़े देखेंगे तो चंदा तभी मिला है जब सरकार में रहते हैं। तो जो राष्ट्रीय पार्टी और दिल्ली में किसी एक प्रदेश में नहीं है तो दूसरी प्रदेश में है, तीसरे प्रदेश में है, तो उसका जो सिस्टम है वो चला करता है। मायावती जी को 5 साल अगर वो सरकार में नहीं रहती हैं तो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल है। ये बात हम सबसे ज्यादा मायावती जी को अंदाजा है। इसलिए मायावती जी ने एनी हाउ किसी तरह मायावती को के पास अपना जो वो दलित वोट बैंक है, उसके साथ जब पिछली बार वो सत्ता में आई थी तो उनके साथ मुस्लिम और ब्राह्मण, एक सवर्ण मतदाताओं के नाम पर उन्होंने ब्राह्मणों को टिकट दिया था जब वो सरकार में आई थी। 2007 में जब उनकी सरकार बनी थी तो 100 के आसपास, मुझे जहां तक याद है 89 ब्राह्मणों को टिकट दिया था और उन 89 सीटों के साथ साथ कुछ ब्राह्मण मतदाताओं ने उस पर मतदान किया था और इस जातीय गणित से वो सरकार में पहुंची थी। अब ब्राह्मण 5 साल सरकार में रहने के बाद ब्राह्मणों की अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर पाई, ब्राह्मण भाग गया और भी उनके वोटर भाग गए और सरकार से बाहर चली गई। इस बार उनको लगा कि अब ब्राह्मण को न जोड़ के मुस्लिम को जोड़ा जाए, क्योंकि उनको एक माइनॉरिटी वोट बहुत मुश्किल से मिल रहा था। माइनॉरिटी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीति होती है। और ये भले ही हम बात अलग अलग करते हो कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन, लेकिन सपा और कांग्रेस के गठबंधन का जो मुख्य आधार है और सिर्फ माइनॉरिटीज वोट को बंटवारा रुक जाए और माइनॉरिटी वोट के साथ चला जाए। एक अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता दोनों ये बात कह चुके हैं। बिल्कुल। तो लेकिन मायावती जी के पास गठबंधन नहीं था, तो इस माइनॉरिटी वोट के लिए उन्होंने 100 से ज्यादा, करीब 122 या 23, सही आंकड़ा 123 का ही शायद है, उन्होंने माइनॉरिटीज के उम्मीदवारों को टिकट दिया। लेकिन जितना मैं उत्तर प्रदेश को देख पाया, वोट का जो पोलराइजेशन भाजपा ने तो किया, लेकिन जो पोलराइजेशन दोनों दल चाहते थे कहीं पोलराइजेशन नहीं हुआ है। तो मायावती जी के लिए बहुत मुश्किल दौर है ये चुनाव जीतना और उनको अपने सत्ता में अपनी पार्टी को स्थापित करना, क्योंकि उनका उस वोट बैंक घिसक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एंट्री के साथ साथ भारतीय जनता, दोनों दलें मान रहे हैं, अभी जब हम बहस कर रहे हैं तो मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पक्ष के रूप में उभरी है। बहुजन समाज पार्टी के नेता भी हर बहस में करते हैं कि हमारा मुकाबला भाजपा से है, समाजवादी पार्टी के नेता भी कहते हैं कि हमारा मुकाबला भाजपा से है। मतलब एक तीसरी ताकत इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत मजबूती से उभरी है, जो लोकसभा में 73 सीट जीत चुकी है। ऐसे में उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो तीसरी ताकत को पैठ बनाने के लिए इन दोनों की जगह ही चाहिए, दोनों में से वोट अगर निकालेगी तभी वो इकट्ठा कर पाएगी, क्योंकि उसका पिछला वोट बैंक बहुत कम रहा है, सिर्फ 50 सीट पाई है। तो मायावती जी के लिए बहुत करो या मरो वाली स्थिति है। ठीक है, चंद्रमोहन साहब जो सियासत के पंडित हैं, सियासत के जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो नतीजे हैं वो किसी के हक में बहुत अच्छे नहीं जाएंगे और एक हंग टाइप की हालात पैदा होंगे और ऐसे में मायावती जो है बड़ा किरदार निभाएंगी और आपका साथ उन्हें मिल जाएगा। हालांकि मायावती कह चुकी हैं, क्योंकि पहले भी साथ उनको आपका मिला है, इस वजह से ये एक बिना बन रही है कि वो हुकूमत पर काबिज हो सकती है। ये स्पेकुलेशन है बहरहाल, लेकिन इन तमाम सारी चीजों के बीच वही मेरा सवाल कि मायावती को आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, मायावती जी जिस काम के कारण उत्तर प्रदेश की सरकार में आई, मैं बीजेपी में आने से पहले भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो मैंने समझा देखा हुसैन जी, वो आई काशीराम जी के ने जो काम किया, मतलब आप पहले बीएसपी में रहे बलबूते पर, चंद्रमोहन जी, पहले जब बाद में जो आप पहले बीएसपी में रहे? बीएसपी नहीं। हाँ। आप समझे नहीं, आप थोड़ा ध्यान, यही मैं समझना चाह रहा हूं। नहीं, मेरी ध्यान से बात सुने। मैंने कहा मैं बीजेपी में आने से पहले भी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता शब्द प्रयोग किया मैंने। किस पार्टी? मुझे लग रहा है कोई साउंड की प्रॉब्लम है, कोई साउंड की प्रॉब्लम है। मैंने कहा मैं छात्र जीवन से जो मैंने अनुभव किया है, मैं विद्यार्थी परिषद से अपना शुरू किया अपना सार्वजनिक जीवन, तो उससे जो मैंने अनुभव किया वो मैंने आपको शेयर किया कि उससे मैंने जो अनुभव किया है, वो काशीराम जी ने जो बेस बनाया था, उस वाम सेफ ने जो बेस बनाया था और कांग्रेस की नीतियों के कारण जो एक वैक्यूम जो पैदा हुआ था, उस वैक्यूम का परिणाम था मायावती जी का अवैध होना। लेकिन मायावती जी ने अवैध होने के बाद में जिस तरीके से 2012 में वो उत्तर प्रदेश की सत्ता से जब बाहर हुई, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ने का जो निर्णय लिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में उनका कोई तदाम में नहीं बैठा। उत्तर प्रदेश में लोग पिट रहे थे, उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न हो रहा था, उत्तर प्रदेश में व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा था, उत्तर प्रदेश में लोग करहा रहे थे, लेकिन मायावती जी दिल्ली में बैठी हुई थी। उसका परिणाम है कि मायावती जी का उत्तर प्रदेश के मुद्दों से, उत्तर प्रदेश से कोई तदाम में नहीं हुआ। फिर उन्होंने जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो केवल और केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसों पर जोर दिया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना
और उसके बाद में कैंडिडेट की लिस्ट घोषित करते समय जब जातियों का आंकड़ा लेके वो कैंडिडेट की लिस्ट घोषित करने बैठी कि हमने ये कैंडिडेट दिए, इस जाति के ये दिए, इस जाति के ये दिए, और मुस्लिम 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 मुस्लिम, और आप देखो कि उनकी पराकाष्ठा क्या हुई कि मुख्तार अंसारी पर जाके वो खड़ी हो गई, कि मुख्तार अंसारी के सामने वो शरणागत हो गई वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए। ये बता रहा है कि मायावती जी आज कहां खड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध स्थापित नहीं करेगी जिसमें मुख्तार अंसारी जैसे लोग हों, जिसमें याकूब कुरैशी हो, जिसमें मुख्तार अंसारी हो। भारतीय जनता पार्टी कदापि नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, उत्तर प्रदेश की जनता पे। उत्तर प्रदेश की जनता 2014 दोहराने जा रही है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में अच्छे दिन आने वाले हैं बकौल आपके, आप जैसा कह रहे हैं आपके दावे के हिसाब से। राजीव त्यागी साहब, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। मायावती ने हाल के वक्त में कहा है कि आपके लिए, कांग्रेस के लिए आखिरी वक्त में आके आप गुमराह हो गए। लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सारे सवाल वो उठाती रहे और एक परसेप्शन रहा यूपी में कि जब मायावती होती है तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर होता है, एक परसेप्शन है। तो मायावती को आप कैसे देख रहे हैं ये चीज, और जो आप कहना चाहते थे वो अपनी बात। देखिए, मेरे मित्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हरिजनों पे अत्याचार हुए या कांग्रेस की नीति को से हरिजन छिटक गए, तो मेरे मित्र ये भूल रहे कि सन 89 के बाद से देश में दो तरह की राजनीति हुई। एक तो मंडल कमीशन की राजनीति, मंडल कमंडल में राजनीति चली गई। मंडल कमीशन को जिस तरह से वीपी सिंह साहब ने जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे लागू किया, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा जातीय विद्वेष बढ़ने का काम हुआ। और कमंडल की राजनीति से धार्मिक विद्वेष हुआ, जिसको अडवाणी जी ने अपना रथ यात्रा के रूप में या अन्य और विषयों से उसको करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि 1989 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की राजनीति नहीं की, इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पिछड़ी रही, इसमें कहीं को संशय नहीं। सर, मेरे पास बहुत से एग्जांपल हैं, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं करेंगे। दो बड़े एग्जांपल मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं देना चाहता। मैं चाह रहा हूं कि आप दे दीजिए एग्जांपल, मैं उन एग्जांपल को काट पाया तो मेरा सौभाग्य होगा। शाहबानो और ताला खुलवाने के दो काम तो किए थे ना आपने, और दोनों एक दूसरे को काउंटर करने के लिए किए आपने। मैं उस पे जाना नहीं चाह रहा हूं सर, उस पे जाना नहीं चाह रहा हूं। शाहबानो को जो आपने उदाहरण दिया, मैं जवाब देता हूं, अगर आप सुनना चाहे तो जवाब है मेरे पास उसका। राजीव जी इमरान मसूद क्या है आपके? मुद्दे से भटके नहीं राजीव जी। हाँ, मैं बता देता हूं, इमरान मसूद को बता देता हूं। अभी मायावती पे चर्चा कर रहे हैं, इमरान मसूद कहा। राजीव त्यागी साहब सुनिए ना, अंसारी को राजीव त्यागी साहब मायावती पर रह लेते हैं। सुनिए राजीव त्यागी साहब मायावती पर रह लेते हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में मेरे मित्र ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने ले लिया। निश्चित रूप से गुंडे नहीं होने चाहिए, लेकिन गुंडों का वर्गीकरण हिंदू और मुसलमान में नहीं हो सकता। गुंडा गुंडा होता है, चाहे वो मौर्य जी हो जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन पे हत्या के हीनियस क्राइम है, हत्या शायद हीनियस क्राइम होता है, मुझे जहां तक समझ में आता है। उन पे मौर्य जी पे जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं 11 मुकदमे हैं, तो वो भी क्रिमिनल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ये परिभाषा दे नहीं साहब वो तो दूसरी परिस्थितियों में क्रिमिनल हुए थे, ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। अब अमित शाह साहब हैं, वो तड़ी पार रहे हैं तो वो सबसे बड़े क्रिमिनल रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। खैर, हमें कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी क्रिमिनल को रखे या किसी बेहतर आदमी को रखे। आपका जो सवाल था उस पर मैं आ जाता हूं। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं वो मुद्दा आधारित चुनाव हुए होंगे और लोगों को हमारा मैनिफेस्टो पसंद आया होगा। हमने 10 पॉइंट प्रोग्राम प्रस्तुत किया था जिसमें हम ये कहते हैं कि हम लोग बाग निश्चित रूप से किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करो हिसाब, इस पे लेकर के हमने चुनाव लड़ा है। हमने निश्चित रूप से चुनाव इस बात के लिए लड़ा है कि 10 लाख नौजवानों को हम स्मार्टफोन देंगे। चंदमोहन साहब, अगर आपके पास 2-4 मिनट और वक्त है तो रुक जाएं, हम कच्चे, अब 20 लाख हम पक्के मकान देंगे उन लोगों को जो दलित समुदाय से आते हैं। ठीक है राजीव त्यागी साहब। अनिल जी, ये जो 4 नामों का जिक्र अभी हम कर चुके हैं, एक नाम इसमें अब अखिलेश का आता है। ये बड़ा नाम है और अखिलेश ने जो हाल के वक्त में अपनी इमेज एक सेट की, जिस तरीके से उन्होंने तमाम दायरों को तोड़ा, जिस तरीके से उन्होंने अपने पिता और अपने चचा के खिलाफ बगावत की, आज साधना यादव का भी एक बयान आपने देखा और सुना है। इन सारे हालातों के बीच ये जो एक इम्तिहान है उत्तर प्रदेश का चुनाव, उनके एतबार से भी बहुत अहमियत रखता है। उनके लिए कितना आप किस तरीके से आप अखिलेश के लिए देख रहे हैं? ये अखिलेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव, क्योंकि उन्होंने जो अखिलेश यादव लगातार कहते रहे कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, काम नहीं करने दिया गया। ये काम पहला काम उन्होंने किया कि पार्टी से बगावत करके कांग्रेस को गठबंधन कर लिया। मुलायम सिंह हमेशा कांग्रेस से गठबंधन के विरोधी रहे। बार बार हम उनके बयानों को देखें तो मुलायम सिंह जी नहीं चाहते थे कांग्रेस से गठबंधन हो। तो जो अगर हम फैसले के रूप में देखें
तो उनका पहला फैसला, इसके पहले जो भी फैसले हुए हैं, चाहे वो गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल में वापस लेने का हुआ हो या अध्यक्ष बनने का हुआ, अगर पार्टी अध्यक्ष बनने का पहला फैसला उनका अगर कोई है जो इंडिविजुअल उनका फैसला और 100% इसको उनको ओन करना चाहिए, वो कांग्रेस से समझौता करने का हुआ। इसके लिए उनकी क्या परिस्थितियां बनी हमसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन जो 3 साल 3 महीने 4 महीने 5 महीने उन्होंने पारिवारिक लड़ाई में बर्बाद कर दिए, वो अपने करियर का भी बर्बाद कर दिया और उत्तर प्रदेश का भी बर्बाद कर दिया। अभी मैं कई जगहों पे हो के आया, काम अधूरे पड़े हुए हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सरकार ही जिम्मेदार है। दूसरी बात, उनके इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक तो है समाजवादी पार्टी में स्थापित हो गए। अगर इस समय समाजवादी पार्टी में, इसके पीछे कई सारे तर्क दिए जाते हैं कि मुलायम सिंह ने स्क्रिप्टिंग की थी, अखिलेश यादव ने, लेकिन अगर रिपीट नहीं कर पाए तब क्या स्थिति होगी सर? नहीं, तब भी अगर ये रिपीट नहीं कर पाते हैं तब भी समाजवादी पार्टी उनकी रहेगी। अखिलेश यादव को जहां तक मैं देखता हूं दोनों हाथ में लड्डू है उनके। अच्छा। अगर वो जीतते हैं 100% क्रेडिट उनको जाता है कि मैंने यह किया, मैंने किया। अगर वो हारते हैं, हारने की स्थिति में समाजवादी पार्टी में दूसरा कोई नेता नहीं है जो उनकी हार को चुनौती दे। जो लोग चुनौती दे सकते थे, चाहे वो अंबिका चौधरी थे या शिवपाल यादव थे या अमर सिंह थे, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। तो जीत या हार जो भी होगी, समाजवादी पार्टी उनकी होगी। तो कुल मिला के इस पूरे घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी उनसे पर उनका कब्जा हो गया है, प्रदेश पे कब्जा होगा। प्रदेश पे जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो ये पूरे घटनाक्रम में अखिलेश यादव जो है एक विनर के रूप में उभरेंगे। अगर वो थोड़ा सा, मेरी जो राजनीतिक आकलन है, थोड़ा वो पहले फैसला ले लिए होते, थोड़ा और जल्दी में उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को बर्खास्त कर दिया होता, 2-4 और कड़े फैसले लिए होते, तो हो सकता था उनको और सुधार, और जो है पॉलिटिकल जो यूथ लीडरशिप जो पसंद करती थी वो यूथ उनको पसंद करता। लेकिन जो फैसले उन्होंने एकदम लास्ट मोमेंट में लिए, पार्टी में फैसले लिए, लेकिन सरकार में जो दागदार छवि के लोग हैं वहां वो फैसले लेने में कहीं ना कहीं मुलायम सिंह के सामने शरणागत हो गए। उसके पीछे तमाम कारण रहे होंगे, वो बेहतर जानते होंगे। तो वो छवि भर के नहीं आई, लेकिन पार्टी पर कब्जा उनका बरकरार हो गया। इसलिए उनको मैं दोनों मानता हूं कि उनको फायदा होगा इस चुनाव से। ठीक है, राजीव त्यागी साहब, आपके लिए तो खैर सीएम है ही है वो। नहीं, देखिए, अखिलेश जी जब गठबंधन किया है तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति की जबान बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब गठबंधन किया तो निश्चित रूप से हमारे वो पार्टनर हैं और मैं मानता हूं कि मैं शुरू से ये कहता आया था, जब ये शुरुआत हुई थी सितंबर माह में, सियासी कह सकते हैं कि सियासी कलह ही कहूँगा मैं इसमें समाजवादी पार्टी के कुनबे में, तो मैंने पहले दिन से कहा था कि अखिलेश यादव जी इसमें सबसे बड़े चैंपियन बन के उभरेंगे समाजवादी पार्टी के बीच में, और वही रियल हीरो होंगे समाजवादी पार्टी के आने वाले दिन में। और एक शेर भी मैं पढ़ता था उनके लिए कभी कभी कि हमरा चलो या राह से हट जाओ, हमरा चलो या राह से हट जाओ, दीवार की रोके कभी दरिया नहीं रुकता। तो समाजवादी पार्टी के दरिया निश्चित रूप से अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव ही ये तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी भविष्य में क्या रणनीति अख्तियार करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं अनिल जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। ठीक है अनिल जी, 5 नाम मेरे पास और हैं, छोटा छोटा सा उस पर रिएक्शन, ताकि दर्शकों को ये पूरी चीज समझ में आ सके कि आज हमने ये विषय चुना क्यों है। दरअसल एक नाम योगी आदित्यनाथ का है, और जब योगी का नाम आता है तो उनके पैरेलल आजम खान जैसे लोगों का नाम भी आता है। एक नाम शिवपाल यादव का भी है, जो हाल के वक्त में बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा एक अलग वजह से, और इस चुनाव में भी वो एक अलग रोल भी प्ले कर रहे हैं। एक नाम अंसारी ब्रदर्स का है और एक नाम अजीत सिंह का, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ताकत के तौर पर जाने जाते हैं, बीच में गायब हो जाते हैं, फिर चुनाव के ऐन वक्त में फिर से उभर आते हैं। एक एक करके छोटा छोटा कमेंट, क्योंकि वक्त बहुत नहीं रह गया। योगी आदित्यनाथ को इस चुनाव में मैं मानता हूं कि उनके राजनीतिक कैरियर का सबसे कमजोर चुनाव रहा है। अच्छा। अब तक चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ अपनी उपस्थिति दिखाकर ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को टिकट दिला पाते थे, और सिद्धार्थनगर से लेकर बनारस तक खासकर उनका इलाका था, और आजमगढ़ तक उनका डोमिनेटिंग इलाका था, जो चाहते थे वैसा होता था। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा में भेज दिया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पिछले मैं उस इलाके से आता हूं, पिछले 15 साल से शिव प्रताप शुक्ला के विरोध पे ही राजनीति टिकी हुई थी योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने जिस आदमी को निस्तानाबूद करके उन्होंने राजनीति शुरू की, उसको भाजपा जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में बराबरी पर खड़ा कर दिया। ये चुनाव जब भी उन्होंने टिकट की बात की, पिछले 3 साल से लगातार कैबिनेट मंत्री बनने के प्रयास में है, वो नहीं किया, तो उनके लिए चुनाव बहुत फायदे का चुनाव नहीं रहा। आजम खां की सेम स्थिति थी। आजम खां को 5 या 6 सभाएं हुई पूरे उत्तर प्रदेश में। आजम खां मुलायम सिंह के बाद दूसरे बड़े स्टार प्रचारक हुआ करते थे। बात करेंगे शिवपाल यादव की, तो वो तो हाशिए पर चले गए हैं। हाँ, अजीत सिंह को ये चुनाव जो है कुछ देता जा रहा है। अजीत सिंह को अगर हम लोकसभा चुनाव में देखें तो अजीत सिंह खत्म हो गए थे,
जाट आरक्षण पे जो बिहार जो हुआ हरियाणा में, वो उसने एक नई भारतीय जनता जिंदगी पार्टी दी है। को जाटों ने वोट दिया, भारतीय जनता, उसके बाद जाट आरक्षण के बाद जाट नाराज हुआ भारतीय जनता पार्टी से, जाट बसपा के साथ जा नहीं सकता था। ऐसे में जाट का जो परंपरागत वोट था, जो उसके लिए चौधरी अजीत सिंह और उनके पिताजी चौधरी चरण सिंह राजनीति करते थे, वो जाट वोट उनके पास आया है। उस जाट वोट बैंक के साथ साथ कितना वोट उनके साथ जुड़ा हुआ है, ये उन पर कितनी सीटें मिलेंगी ये तय करेगा। लास्ट नाम आपने कहा मुख्तार अब्बास का, मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी को के ऊपर इतने क्रिमिनल केसेज हैं, पारिवारिक, और उनके इतने सारे मुकदमे और हीनियस क्राइम, एक तो आरोप होता है और एक रेगुलर इनका जो रोज आपराधिक षड्यंत्रों में शामिल रहते हैं। दो पॉलिटिकल, बाकी उनके भाई और बेटे भी हैं, उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण की जरूरत थी, और वो हर साल वो सफल रहते हैं। जब जिसकी सरकार रहती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है, मैं सपा की सरकार है और बहुजन समाज पार्टी की, 2 सरकारें पिछले जो लंबे अरसे से रही हैं, और हर सरकार में वो पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त कर लेते हैं और कहीं ना कहीं से मिल जाता है। कभी कभी वो सत्ता में नहीं रहते हैं, फिर भी उनको कुछ उनके आकाओं को सेट करके वो पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त कर लेते हैं। इस बार भी वो पॉलिटिकल संरक्षण उनको मिल गया, सपा ने नहीं दिया, बसपा ने दिया, तो ये चुनाव उनके लिए फायदे का चुनाव रहा। ठीक है, एक फाइनल कमेंट राजीव त्यागी साहब आपका, फिर मैं अपने शो को खत्म करूंगा आपके गठबंधन पर। देखिए, गठबंधन, मेरा जो आकलन है वो निश्चित रूप से सरकार बनाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया था, काम बोलता है, उसमें सब लोग बाग इस बात से तो सहमत हैं। कांग्रेस भी सहमत थी, इसी वजह से हमने गठबंधन भी किया अखिलेश यादव जी से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के नेतृत्व में नए फ्लेवर, नए क्लेवर में है। और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, लोग बाग काम चाहते हैं। अब लोग बाग जातीय विद्वेष से, धार्मिक विद्वेष से थक चुके हैं लोग बाग, और पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनसे भी मेरी अपील है कि जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की राजनीति अब खत्म करिए, कृपया विकास की बात करिए। किस सदी में बहुत काम करना है, देश को बहुत आगे ले आना है, अभी बहुत काम करना बाकी है। प्रचार आप लोगों ने भी किया होगा, और नींदों का मुझे अंदाजा नहीं कि नींदें आ रही कि नहीं कि आज सही तरीके से। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल राज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन थकूंगा जिस दिन चिरनिद्रा होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंद्रमोहन मेरे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नईम अब्बास मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल आखिरी दौर का मतदान है, 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 जिलों में वोटिंग होनी है, जिसमें बनारस एक अहम जिला है। लेकिन उसके बाद आप समझिए कि 11 तारीख जो कितनी अहम है इन तमाम लोगों के लिए जिनका हमने आज जिक्र किया है। कितनी बेचैनी होगी, कितनी बेकरारी होगी। आपको तो सिर्फ वोट कास्ट करना है। जाइए अपने घरों से निकलिएगा कल, और जाकर के सबसे पहला काम वोट देने का कीजिएगा। नमस्कार। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है।